एकांत के समय में अचानक ही आया माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। कितना अपनापन प्यार दिया था आया माँ ने। अपनी गोद में खिलाकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो आया माँ ने। दुनियादारी अच्छे बुरे का ज्ञान कराया तो आया माँ ने। मुझे क्यों मम्मी ने अपने से दूर कर दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इतना बड़ा तो घर था, मेरे लिए घर में जगह नहीं थी तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में आया माँ के साथ ही रह लेती थी। लेकिन मम्मी के निर्णय के आगे किसी की नहीं चलती। आया माँ ने भी तो बहुत बार कोशिश की थी मम्मी से। पापा को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती, महीनों घर से बाहर रहते। मम्मी भी एक कंपनी में नौकरी करती थी, इसलिए इन दोनों को तो मेरे साथ बैठकर दो बातें करने का समय ही नहीं था। कभी कभी उनका चेहरा ही देख लिया करती थी तो उनसे भी मम्मी मुझे दूर कर दिया था। पापा आएंगे और मुझे नहीं देखेंगे तब एक बार तो ज़रूर पूछेंगे आया माँ से, मेरी दुलारी बिटिया कहाँ है। लेकिन शायद नहीं भी पूछे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर का जो माहौल चल रहा था उससे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हाय स्वीटी, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? क्लास तो कब का ख़त्म हो गया। हड़बड़ा कर जब मैंने क्लासरूम में चारों तरफ निगाह डाली तो पूरी क्लास खाली पड़ी थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। देहरादून के एक महंगे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया था। दिन का समय तो स्कूल की पढ़ाई, खेल कूद और सहेलियों के साथ गपशप में निकल जाता था, लेकिन रात में अकेलापन बहुत अखरता था। हॉस्टल में हर एक स्टूडेंट के लिए सभी सुविधाओं से भरे अलग अलग रूम थे। मैं पढ़ने में होशियार थी, साथ ही टीचर, स्टाफ और स्कूल में भी सभी की चहेती थी। अपने मधुर व्यवहार और शालीनता के लिए मैं जानी जाती थी। ये सब चीज़ें मुझे विरासत में आया माँ से ही मिली थी। कितना चाहती थी मुझे आया माँ। क्या मेरे बिना आया माँ को अच्छा लग रहा होगा? दिल्ली से देहरादून आए 5 महीने बीत गए थे। अब तक मैं यहाँ के माहौल में काफ़ी हद तक अपने आप को ढाल चुकी थी। कभी कभी आया माँ का ही फ़ोन आ जाता था या फिर टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में आया माँ की चिट्ठी। आया माँ के लाड दुलार में कितना अपनापन था। जब वे मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे गाल और माथे पर गरम गरम चुंबन देती तो मैं मम्मी के उस रूखे सूखे प्यार को भूल जाती थी। उस समय मेरा बाल मन यही समझता कि चुंबन आलिंगन से ही सच्चे प्यार की भावना होती है। मैं तरसती रहती थी मम्मी और पापा से उस प्यार को पाने के लिए। मैं बगीचे से गीली काली मिट्टी से सने पैरों से ही आया माँ की गोद में चढ़ जाती थी और उनकी सफ़ेद धोती में कीचड़ लग जाता तब आया माँ धुत गंदी कहकर मुझे अपने आलिंगन में कस लेती थी। एक बार मैं मम्मी की गोद में भी इसी तरह चढ़ गई थी। तब मम्मी ने आया माँ को बुलाकर जिस तरह डांटा था वह मुझे आज भी याद है। मम्मी आया माँ को कह रही थी, मूर्ख औरत, बेबी को इतने दिनों में यह भी नहीं समझाया कि गंदे पैरों से किसी की गोद में नहीं चढ़ते हैं। मेरी कोसा की साड़ी खराब कर दी, जानती नहीं इसको धुलवाने में कितने पैसे लगते हैं। आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारी पगार से काट लूँगी। इसी के साथ मेरे गाल पर भी एक चांटा पड़ा था और मम्मी ने कहा था, इस चांटे की मार याद रखना और कभी भी मेरी गोद में गंदे पैर नहीं चढ़ना। आया माँ थर थर काँप रही थी, फिर मुझे गोद में उठाकर अंदर के कमरे में चली गई थी। मम्मी की 5 उंगलियों मेरे गाल पर उभर आई थी, जिन्हें सहलाकर आया माँ दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके दिल का दर्द मैं अच्छी तरह आज महसूस कर रही हूँ। पापा की जहाँ मेरे भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता थी, वहीं मम्मी मुझे हमेशा अपमानित करती, बात बात में मुझ में कमी निकालती। ऐसे माहौल में सिर्फ आया माँ ही ऐसी थी जो सभी तरफ से एक संतुलन बनाकर मुझे पाल रही थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती जा रही थी और कुछ कुछ समझने भी लगी थी। पापा चाहते थे कि मम्मी नौकरी ना करे, घर में रहकर मुझे संभाले, लेकिन मम्मी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह मुझे आया माँ के भरोसे छोड़कर निश्चिंत थी। जब भी पापा घर में रहते, उन दोनों में लड़ाई होती रहती। कभी पापा बिना खाना खाए चले जाते तो कभी मम्मी खाने की थाली को वैसे ही छोड़कर चली जाती। उस समय मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी यह सब देखती रहती थी।
तब आया माँ ही मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाती और कहती, बेबी यह सब चलता है, तुम चिंता मत करो। साहब और मेम साहब का झगड़ा तो चलता रहता है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं अपने आप में मगन हो जाती थी। मेरे यहाँ आने के बाद 1-2 बार ही मम्मी पापा औपचारिकता निभाने के लिए आए थे। हाँ, आया माँ ज़रूर हर महीने आ जाया करती थी। अब मैं युवावस्था की दहलीज में पर पहुँच गई थी और देहरादून में ही एक कॉलेज में पढ़ने लगी थी। यहाँ मैं राजीव की तरफ आकर्षित हुई। राजीव हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था। वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। कभी कभी हम लोग अकेले में मिलते थे। एक दिन राजीव ने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर करीब आने की कोशिश की। एक पल के लिए मुझे राजीव का इस तरह करीब आना अच्छा लगा, लेकिन फिर आया माँ की सीख दुनियादारी ने मुझे हाथ पीछे खींच लेने को प्रेरित किया। अतीत के उस घटनाक्रम को भी आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। पापा जब भी बिजनेस के लिए शहर से बाहर रहते, मम्मी के ऑफिस के खन्ना अंकल घर आते रहते थे। मेरे लिए खन्ना अंकल खूब सारी टॉफ़ियाँ, खिलौने और कपड़े लाया करते थे। वह घर आते ही ज़ोर से हाय स्वीटी कहते थे। उनके आते ही मम्मी आ जाती थी और फिर दोनों कमरे में चले जाते थे। एक बार कमरे का दरवाज़ा नहीं लगा था। मैं उधर से निकल रही थी। मैंने देखा मम्मी और अंकल एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरा बाल सुलभ मन इतना ही सोच सका था, काश मम्मी और अंकल की शादी हुई होती। मैं समझती थी कि चुम्बन लेने और आलिंगन करने को ही प्यार करना कहते हैं। मम्मी और पापा के हमेशा लड़ाई झगड़े से मैं भी परेशान रहती थी, इसलिए इंतज़ार ही करती रहती थी कि कब पापा बाहर जाएं और खन्ना अंकल घर आए। एक बार आया माँ से इस बात का जिक्र करने पर उन्होंने कहा था, बेटी अभी तू छोटी है इसलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे तू खन्ना अंकल और मम्मी का सच्चा प्यार समझती है वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है, समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। इसलिए खन्ना अंकल और मेम साहब चोरी छुपे मिलते हैं। लेकिन बेटी, मैं तुझ में अच्छे संस्कार डालना चाहती हूँ, इसलिए बेटी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। खन्ना अंकल और मेम साहब इस मेल जोल पर सभी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन बेटी अपने को क्या, हम तो एक आया माँ हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी तुम्हें अच्छे से पालना और अच्छे संस्कार ही डालना है। क्या हुआ स्वीटी? राजीव की आवाज़ से मैं चौंक गई थी। मैं दृढ़ता से कहा, राजीव यह सही है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन आया माँ के बताए अनुसार अभी यह उचित नहीं है। राजीव ने चिढ़ते हुए कहा, आया माँ, कब तक आया माँ की उंगली पकड़ कर चलती रहोगी? अरे तुम पूरी तरह आज़ाद हो, ना तुम्हें अपनी मम्मी का डर है न पापा का। खाओ पियो और मौज करो, यही तो ज़िंदगी है। फिर तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे पापा की होकर नहीं रह सकी, इसलिए नैतिकता अनैतिकता की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैं अब तक अपने आप पर काबू रखे हुई थी, लेकिन आया माँ के बारे में राजीव की बात से मैं बिफर गई। बोली, राजीव तुम्हें अपना समझते हुए मैंने अपने घर की बातें बताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे ही उसका उदाहरण दो। अच्छा है कि तुम पढ़ाई पूरी करके आया माँ से मेरा हाथ मांगना। अच्छा, गुड बाय। एक झटके से मैं उठकर अपने रूम में आ गई थी और खूब देर तक रोती रही। आज अचानक आया माँ को देखकर मैं उनके गले लग गई और राजीव के साथ घटी पूरी घटना उनको बताई। आया माँ ने मुझे धीरज बांधते हुए सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। राजीव कह रहा था, आया माँ, आप मेरे लिए भी पूजनीय हैं। स्वीटी को आपने जो संस्कार दिए हैं वो प्रशंसनीय है। मेरी कसौटी पर स्वीटी खरी उतरी है। इस साल फाइनल होने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपके पास स्वीटी का हाथ मांगने आऊँगा। आया माँ महसूस कर रही थी कि इस दुनिया में अकेले होने पर भी वे अकेली नहीं है। उन्हें स्वीटी जैसी बेटी मिली है, जिसने अपनी मम्मी से ज़्यादा अधिकार देकर उनका सिर ऊंचा कर दिया है। मेरी शादी की बात सुनकर भी मम्मी ने खास ध्यान नहीं दिया। पापा से तलाक होने के बाद कोर्ट ने ज़बरदस्ती मुझको मम्मी के गले बांध दिया था, लेकिन देखभाल तो आया माँ ही कर रही थी।
एक सादे समारोह में मेरा और राजीव की शादी हो रही थी। आया माँ खुश थी कि माँ की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी आज वह भली भूती हो रही थी और मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ साहब और मेम साहब के जीवन में घटी घटनाओं की उदाहरण नहीं होगी। विदाई के समय राजीव और मैंने आया माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगकर रोने लगी। माँ, तुम मेरी माँ हो, आया माँ नहीं। तो दोस्तों, यह दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।